हेलो एवरीवन। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आज अपन पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन को। ओके, अपन एंडोक्राइन सिस्टम की दो क्लासेस हो रखी है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट किया था अपन ने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फर्स्ट सीक्रेटिंग हार्मोन अपन ने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। सेकंड वन आज स्टार्ट करेंगे अपन, और वो कौन सा हार्मोन है? दिस वन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को आज पढ़ेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करें अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन के रेगुलेशन की। ओके, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हो गया अंटेरियर पिट्यूटरी के पास में जाएगा। अंटेरियर पिट्यूटरी वहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करेगी, और ये प्रोलैक्टिन जाके आपके एक्ट करेगा बॉडी के अंदर, मिल्क सिंथेसिस का काम करेगा या ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। ओके, तो रेगुलेशन की बात करें कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। PRIH। ये दो हार्मोन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको? आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को। ये दोनों कहाँ से आते हैं, कहाँ से रिलीज होंगे? हाइपोथैलेमस से, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। कैसे एक्ट करेंगे कि मान लीजिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या सीक्रेट किया? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आया? अंटेरियर पिट्यूटरी। अंटेरियर पिट्यूटरी। अंटेरियर पिट्यूटरी के पास आके इसने सीक्रेट क्या करवाया? लेक्टोट्रोप सेल। कौन सी? यहाँ पे आपको सेल याद रहनी चाहिए, हर एक सेल, ठीक है। सोमेटोट्रोप के पास में आके ग्रोथ, जबकि लेक्टोट्रोप के पास में आके यहाँ पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाया? प्रोलैक्टिन। तो अंटेरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट हुआ? अब प्रोलैक्टिन। ओके, और ये प्रोलैक्टिन आगे जाके आपके जो टारगेटेड टिश्यू होंगे वहाँ पे जाके क्या काम करेगा? जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क को सिंथेसिस करवाएगा, ब्रेस्ट टिश्यूज में जाके मिल्क सिंथेसिस का काम करेगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे आप? ग्लैक्टोपोइसिस। ग्लैक्टोपोइसिस का काम करेगा। ओके, इस तरीके से ही एक्ट करेगा। तो आपको जब इनहिबिट करना होगा तो इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? फिर से हाइपोथैलेमस से। ओके, PRIH। और ये इनहिबिटरी हार्मोन जाके अंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और अंटेरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या होता है? रेगुलेशन होता है। फिर नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के फंक्शन क्या क्या है। तो अभी अपन ने पढ़ लिया था फंक्शन क्या है। एक तो काम है मिल्क सिंथेसिस करना, मिल्क को सिंथेसिस करना, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? गैलेक्टोपोइसिस। ग्लैक्टोपोइसिस। ओके, सेकेंड वन बात करें तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये फीमेल्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स को इनहिबिट करता है। फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ हार्मोन होते हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जिनको ये इनहिबिट करता है। कौन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कहाँ से सीक्रेट होंगे? ओवेरी से। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि अंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। ये इन चारों हार्मोन को जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। ओके, तो जैसे ही ये चारों हार्मोन इनहिबिट होंगे तो क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर पीरियड है, रेगुलर साइकिल है, वो इनिशिएट नहीं होगा फीमेल के अंदर। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर
पीरियड इनिशिएट नहीं होगा तो उसके अंदर क्या हो, oogenesis नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। इट मीन्स कि ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह क्या करता है, काम करता है, वर्क एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्योंकि जब तक प्रोलेक्टिन है तब तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे, और जब ये नहीं होंगे तो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव और वो भी नेचुरल। किस तरीके से काम करता है, सो वर्क एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कैसे काम करता है, एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। चलिए इनहिबिट करके, इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन है इसका डिसऑर्डर रिलेटेड टू द प्रोलेक्टिन हार्मोन की। अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर क्या है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, यानी कि अगर ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, इसके कॉज क्या क्या होंगे, साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, उन सबको देखते हैं। चलिए, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया इट मीन्स कि इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाना, क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे उसको, हाइपर प्रोलेक्टिनिया। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं प्रोलेक्टिन इंक्रीज होने के, कि अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन सी, लेक्टोट्रोप सेल के अंदर ट्यूमर है, लेक्टोट्रोप सेल के अंदर ट्यूमर है तो क्या होगा, लेक्टोट्रोप की साइज इंक्रीज होगी, साइज बड़ी होगी तो उससे रिलीज होने वाला, सिंथेसिस होने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलेक्टिन, उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर पेशेंट को, पर्सन को पिट्यूटरी ट्यूमर है तो प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। कौन सा ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, या फिर अगर क्या है, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर। हाइपोथैलेमिक ट्यूमर क्यों, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस का ट्यूमर है तो वहाँ से भी प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होगा। कौन सा हार्मोन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा, तो वो ज़्यादा सीक्रेशन पीआरएस ज़्यादा एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलेक्टिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद में कभी कभार पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, क्योंकि जब थायराइड से T3 और T4 डिक्रीज होते हैं तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएस का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो जब टीएसएस इंक्रीज होता है तो टीएसएस प्रोलेक्टिन को भी कभी कभी स्टिमुलेट कर देता है। क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म है पेशेंट को तो क्या होगा, टीएसएस इंक्रीज होगा, तो टीएसएस ऑल्सो स्टिमुलेट प्रोलेक्टिन। ये जो टीएसएस इंक्रीज होगा ये कभी कभी प्रोलेक्टिन को भी स्टिमुलेट कर देता है, इसलिए पेशेंट को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी उसको हाइपर प्रोलेक्टिनिया हो सकता है। ओके, इसके अलावा पेशेंट अगर कौन सी मेडिसिन ले रहा है, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी साइकोटिक या फिर एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी मेडिकेशंस क्या करती है, प्रोलेक्टिन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करती है। कौन सी, अगर डोपामिन कम होगा, क्योंकि डोपामिन इनहिबिट करता है प्रोलेक्टिन को, और जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक ले रहे हैं यानी कि आप डोपामिन को ब्लॉक कर रहे हैं, ओके, तो डोपामिन कम होगा तो प्रोलेक्टिन इंक्रीज हो जाएगा। एंटी साइकोटिक प्रोलेक्टिन को इंक्रीज करता है, एंटी डिप्रेजेंट ये सब डोपामिन को ब्लॉक करती है, और जैसे ही डोपामिन ब्लॉक होगा तो प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन कौन सी मेडिकेशंस, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी साइकोटिक्स एंड एंटी डिप्रेजेंट्स, ये सारी मेडिकेशंस क्या करती है, डोपामिन को डिक्रीज करती है, और जैसे ही डोपामिन डिक्रीज होगा प्रोलेक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन और प्रोलेक्टिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। ओके, अपोजिट मीन्स कि अगर डोपामिन इंक्रीज होगा तो प्रोलेक्टिन डिक्रीज होगा, और प्रोलेक्टिन अगर डोपामिन डिक्रीज होगा तो प्रोलेक्टिन इंक्रीज होगा। चलिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर हाइपर प्रोलेक्टिमिया है तो उसके अंदर आपको साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। साइन और सिम्टम्स,
ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने बात की थी कि जो ये प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज है, तो अगर फर्स्ट अपन ने बात की थी कि अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा किसी पर्सन के अंदर तो इनिबिट करेगा किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को, ल्यूटिनाइजिंग को, एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, ये सब हार्मोन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो। और जब ये सारे हार्मोन डिक्रीज होंगे तो किसी पर्सन के अंदर, स्पेशली फीमेल है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, अमेनोरिया। तो क्या देखने को मिलेगा, अमेनोरिया। और जब अमेनोरिया होगा तो उसके अंदर क्या होगी, इनफर्टिलिटी। अमेनोरिया होगा तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी। जब इनफर्टिलिटी है तो ये क्या कॉज करती है, मूड स्विंग। हार्मोन का इम्बेलेंस क्या कॉज करता है, मूड स्विंग। ओके। तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मिल्क सिंथेसिस होगा, बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, लैक्टोरिया। बहुत ज़्यादा मिल्क सिंथेसिस होगा, इट नोन एज लैक्टोरिया। देन नेक्स्ट वन बात करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन बन रहा है, इट मीन्स कि ये ब्रेस्ट टिश्यू पे जाके बहुत ज़्यादा मिल्क सिंथेसिस करवा रहा है, तो ब्रेस्ट टिश्यू की हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी होगी तो मेल के अंदर भी प्रोलैक्टिन सीक्रेशन होता है। तो मान लीजिए अगर मेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज है तो मेल के अंदर भी वो जाके आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू उस पर जाके एक्ट करेगा और गायनेकोमेस्टिया कॉज करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ है, उनका हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या कॉज करेगा, गायनोकोमेस्टिया। एंड लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल। ओके। गायनेकोमेस्टिया और लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल क्या क्या कॉज करेगा, गायनेकोमेस्टिया मेल के अंदर और लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल। लॉस ऑफ लिबिडो इट मीन्स की डिजीज, डिक्रीज डिजायर टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो डिजायर होगी वो डिक्रीज होगी, उसको बोलेंगे लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो मीन्स डिजायर ऑफ डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। इसके अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती है जो गायनोकोमेस्टिया कॉज करवाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वे कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो गायनोकोमेस्टिया कॉज करवाती है। ओके। ड्रग्स दैट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया, वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो गायनेकोमेस्टिया कॉज करवाती है। तो कुछ ड्रग्स होती है जो अगर कोई पर्सन रेगुलरली यूज ले तो उसके अंदर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। उसको एक निमोनिक से जानते हैं अपन, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्को। कौन सी ड्रग्स, डिस्को ड्रग्स। डी फॉर डिजॉक्सिन, डी फॉर डिजॉक्सिन। आई फॉर आइसोनियाजाइड, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है, आइसोनियाजाइड। ओके। एस फॉर स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। ओके। सिमेटिडिन एंड ओ फॉर ईस्ट्रोजन। ये जो डिस्को ड्रग्स है ये क्या कॉज करती है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर रेगुलरली यूज ले तो ये क्या कॉज कर सकती है, गायनोकोमेस्टिया कॉज कर सकती है। कौन सी ड्रग्स, डिस्को ड्रग्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होती है नॉन स्टेरॉयडल ओसीपी, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको भी कहीं कॉर्नर में लिख के याद रखना, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सेंटक्रोम। कौन सी है, लास्ट नॉर्थ सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। तो वो कौन सी है, सेंटक्रोम। बाकी जितने भी जो ओसीपीज होती है वो स्टेरॉयडल एज ए स्टेरॉयड काम करती है, ठीक है। तो ये सेंटक्रोम जो क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। इस तरीके से आपने साइन और सिम्टम्स देखे जिसके अंदर गायनेकोमेस्टिया देखा, और गायनेकोमेस्टिया और डिस्को ड्रग भी कॉज कर सकती है। देन फिर आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट, कि अगर किसी पेशेंट में हाइपर प्रोलैक्टिनिया है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज है, तो आप क्या देंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। तो स्पेशली अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर किसी पर्सन के अंदर डोपामिन का लेवल डिक्रीज है तो प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और अगर डोपामिन इंक्रीज है तो प्रोलैक्टिन डिक्रीज हो जाएगा। तो अपन उस पर्सन को क्या देंगे, ऐसी मेडिकेशन जो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करे। कौन सी मेडिकेशन देंगे अपन, डोपामिन, डोपामाइन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स जो डोपामिन के लेवल को बूस्ट करे, इंक्रीज करे। कौन सी मेडिसिन होती है वो, ब्रोमोक्रिप्टिन।
ये ब्रोमोक्रेप्टिन क्या करेगी, डिक्रीज प्रोलैक्टिन एंड डिक्रीज ग्लूकोज ऑल्सो, ग्लूकोज के लेवल को भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस तरीके से आपने हाइपर प्रोलैक्टेमिया को ट्रीट भी कर लिया, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से, तो उस ट्यूमर की सर्जरी तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी अगर मेडिकल मैनेजमेंट से क्या है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो प्रोलैक्टिन से रिलेटेड जब इंक्रीज हुआ तो हाइपर प्रोलैक्टेमिया बोल दिया, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोप्रोलैक्टेमिया, एंड इट मीन्स कि डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोप्रोलैक्टेमिया। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज है तो उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस नहीं होगा, तो मिल्क सिंथेसिस नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, लैक्टेशन फेलियर की। लैक्टेशनल फेलियर, और लैक्टेशनल फेलियर को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कौन सी मेडिसिन देनी होगी, मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। कौन सी ड्रग्स, मेटोक्लोप्रामाइड। ये मेटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, ओके। हालांकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाती है, यानी कि जीआई मोटिलिटी को बढ़ा के एब्डोमेन को जल्दी एम्प्टी करती है, इंटेस्टाइन को जल्दी खाली करने में हेल्प करती है, लेकिन ये प्रोलैक्टिन के लेवल को भी इंक्रीज करवाती है। इसलिए हाइपोप्रोलैक्टेमिया अगर किसी पर्सन के अंदर है तो उसको एज ए ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट कौन सी देंगे, मेटोक्लोप्रामाइड देंगे, ओके। तो हाइपोप्रोलैक्टेमिया का कॉज क्या हो सकता है, ये अगर आपको कभी पूछे तो कॉज वही हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। कौन सी सेल का, वो सेल जो क्या करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, लेयर का फॉर्मेशन करती है, ओके। यानी कि इनहिबिटरी सेल का ट्यूमर जो आपके हार्मोन को रिलीज होने से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, प्रिवेंट करेगी। चलिए, तो ये तो हो गया आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कौन सा होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको अपन ने क्या बोला, एफएसएस। दिस वन इज एफएसएस। इसके रेगुलेशन की बात करें कि ये जो एफएसएस हार्मोन जो रिलीज जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, लेकिन रिलीज जो रेगुलेशन का काम है वो कैसे होता है, तो इसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। तो रेगुलेशन की बात करें, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ओके। और इसको इनहिबिट करने का काम यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं करेगा, ओके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करने का काम ऑटोमेटिकली कैसे होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, ओके। तो रिलीज करने का काम तो हाइपोथैलेमस, और इनहिबिट करने का काम ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होगा, ओके। फर्स्ट वन कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी से किसको स्टिमुलेट किया, अंटेरियर पिट्यूटरी से, अंटेरियर पिट्यूटरी, और अंटेरियर पिट्यूटरी से किसको स्टिमुलेट किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एफएसएस को, इसको रिलीज किया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और ये एफएसएस कहाँ पे आया, फीमेल है तो उसकी ओवेरी के पास में आया, फीमेल है तो उसकी ओवेरी के पास में क्या आया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसने ओवेरी से दो हार्मोन्स को सीक्रेट करवाया। वो दो कौन से हार्मोन है, एक तो है ईस्ट्रोजन, फर्स्ट वन इज ईस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन, ओके। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें कि ये ओवेरी के पास में इसने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करवाया, तो फिर ओवेरी के पास में आकर इसने काम क्या किया, काम ये है कि ओवेरी के पास में एक नॉर्मल फीमेल के अंदर, ओवेरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर
फॉलिकल होते हैं, ओके, इमेच्योर फॉलिकल जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। तो ईस्ट्रोजन आके इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स को क्या कराएगा, मैच्योर करवाएगा, और मैच्योर होने के बाद में एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ओके। और ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किसके रिलीज में, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रिलीज होगा, और उसी से फिर क्या होगा, कंसेप्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट इमेच्योर, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल एंड कन्वर्ट इनटू मैच्योर, मैच्योर को क्या बोलेंगे, ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल, ओके। क्या करेगा, इमेच्योर को स्टिमुलेट करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ओके। और ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मान लीजिए ये बहुत सारे इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल थे या फिर प्रीबॉर्डियल थे, इसको मैच्योर करके इसने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनवा दिया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना दिया। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस का या फिर स्पेसिफिक सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं थीका इंटरना, इसको क्या बोलेंगे अपन, थीका इंटरना, ओके। तो ये थीका सेल होगी, इस थीका सेल से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कहाँ से, स्टिमुलेट ग्रोविंग फॉलिकल थीका सेल for production of estrogen and प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किस तरीके से काम किया, ओके, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ और आया ओवेरी के पास में। अब ओवेरी के पास में आके इसने क्या काम किया, स्टिमुलेट किया इमेच्योर या फिर प्रीमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल को और कन्वर्ट किया उसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ओके, उसको कन्वर्ट किया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हुआ तो उसके अंदर स्पेसिफिक सेल कौन सी थी, थीका इंटरना, ओके। इसने थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट किया, थीका सेल को, और उस थीका सेल से जो प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया किसका, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का। यानी कि एफएसएस है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, प्रोडक्शन होगा इन दोनों का, कहाँ से, ओवेरी की थीका इंटरना सेल से, ये आपको याद रखना है, थीका इंटरना सेल से। अब क्या होगा, देखिए कि जैसे ही क्या आया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इसने क्या बढ़ा दिया, एस्ट्रोजन को, कहाँ से, थीका इंटरनल लेयर से। अब एस्ट्रोजन बढ़ा, ओके, यहाँ से क्या आ रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसने स्टार्ट कराया थीका इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन को स्टार्ट करवाया, ओके। तो अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन भी हो रहा है, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ज़्यादा हो जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें ये जो एस्ट्रोजन है ये इंक्रीज हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ज़्यादा। तो जैसे ही एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है एफएसएच से ज़्यादा होगा तो ये वापस सप्रेस कर देगा किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही ये ज़्यादा होगा ये इसको कंप्रेस कर देगा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मीन्स कि पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इसने एस्ट्रोजन को इंक्रीज किया, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो इसने फिर से उल्टा नेगेटिव प्रेशर डाल दिया किसके ऊपर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर। इसी को बोलते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। जैसे एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ इसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया,
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से एस्ट्रोजन ने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी थाली में सेद कर दिया। तो चलिए उसको क्या बोलेंगे, जिस थाली में खाया उसी थाली में सेद कर दिया। अब ये तो हो गया फीमेल के अंदर, लेकिन मेल के अंदर ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कैसे काम करता है मेल के अंदर। ओके, मेल के अंदर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस के अंदर सेल होती है जिसको बोलते हैं सेरोटोली सेल। टेस्टिस के अंदर दो टाइप की सेल होती है, आपको याद रखना है। मेल टेस्टिस के अंदर दो टाइप की, एक तो होगी सेरोटोली, एक तो होगी सेरोटोली सेल, एक होगी लेडिक सेल। ओके, तो ये एफएसएस स्टिमुलेट किसको करेगा, मेल के अंदर इस सेरोटोली सेल को, सेरोटोली सेल ऑफ टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे करेगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके टेस्टिस की सार्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। और सार्टोली सेल का काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना, यानी कि सार्टोली सेल यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देगी किसके रिस्पॉन्स में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में। तो ये एफएसएस का काम किसके अंदर हो गया, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या था, मैच्योर ग्राफियन इमेच्योर को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करना और उसकी थीका इंटरनल लेयर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करवाना। ये तो काम हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब इसके डिक्रीज होने से कौन सी डिजीज होती है, इंक्रीज होने से कौन सी डिजीज होती है, ये आप पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी जब सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट वन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फंक्शन क्या करता है, तो फीमेल के अंदर तो ये क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कैसे, कि अपन ने बात की थी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल के अंदर इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा तब अंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवा देगा। मेल के अंदर बात करें कि मेल के अंदर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे काम करता है, तो मेल के अंदर एफएसएस ने तो स्टिमुलेट किया था किसको, सेरोटोली सेल को, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगी किसको, लेडिक सेल को। स्टिमुलेट लेडिक सेल फॉर रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को और ये लेडिक सेल रिलीज करेगी किसको, टेस्टोस्टेरोन को। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराएगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था उसमें से मैच्योर करवाएगा स्पर्म को। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा, मैच्योर स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्म जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था सेरोटोली सेल से उसमें से स्पर्म को मैच्योर करवाने का काम किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। इस तरीके से ये फंक्शन हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन, मेल के अंदर आप क्या करेंगे, मैच्योर को करवाएंगे स्पर्म का। ये तो काम हो गया ल्यूटिनाइजिंग का। उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन बात करें तो वो कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, THS। ओके, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके लिए हाइपोथैलेमस से कोई ऑर्डर नहीं आता। ओके, और ये TSS स्टिमुलेट करता है एक थायराइड ग्लैंड को। ये कहाँ जाएगा, थायराइड के पास में, और थायराइड ग्लैंड से क्या करवाएगा, T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा। जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर रिलीज T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा T3 और T4 को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट वन कौन सा हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTS, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, ACTS, ये ACTS एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर कहाँ पे जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे अपन तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे।
ACTH कहाँ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में, और वहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करवाएगा अंटीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट अंटीरियर कहाँ से करवाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल को सीक्रेट करवाएगा। नेक्स्ट अंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन कौन सा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSS। ये MSS स्टिमुलेट किसको करेगा, मेलेनोसाइट सेल जो होगी स्किन में उसको स्टिमुलेट करेगा, स्किन की मेलेनोसाइट सेल को, और जो मेलेनिन पिगमेंट है उसका सीक्रेशन होगा वहाँ पे, जो कि आपकी स्किन के डार्क कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये MSS किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट स्किन मेलेनोसाइट सेल, मेलेनिन, वहाँ क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, मेलेनिन पिगमेंट का, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्क कलर के लिए, आपके स्किन के डार्क कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेलेनिन पिगमेंट। चलिए ये तो हो गया अंटीरियर पिट्यूटरी, ये तो हो गया कंप्लीट अंटीरियर पिट्यूटरी। फिर अपन ने नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको अपन ने क्या बोला था, न्यूरोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है दो हार्मोन को स्टोर करना। सिंथेसिस नहीं करती है किसी भी हार्मोन का, ये ओनली दो हार्मोन को क्या करती है, स्टोर करके रखती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। तो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ओनली स्टोर टू हार्मोन विच synthesized by हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, यानी कि वो जिसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, और इसको स्टोर करने का काम करती है ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोरेज कहाँ पे, हेरिंग बॉडी के अंदर। स्टोरेज कहाँ पे हो रहा था, जो लास्ट में टेलोडेंड्राइट्स वाला पार्ट था एक्सोनल बंडल का, वहाँ पे हेरिंग बॉडी के अंदर, हेरिंग बॉडी के अंदर। ओके, अब बात करें कि इनका सिंथेसिस दो हार्मोन जो कि एडीएस, दो हार्मोन कौन से हैं, एक तो एडीएस और एक आपका ऑक्सीटोसिन, इन दोनों का सिंथेसिस जो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वो कहाँ पे होता है, तो हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, यहाँ पे एडीएस का सिंथेसिस होता है। ओके, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में किसका सिंथेसिस होगा, एडीएस का। कहाँ पे इसका सिंथेसिस होगा, यहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में आर्जिनिन, एडीएस को क्या बोलते हैं, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, या इसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ओके, अब इसके फंक्शन की बात करें कि ये जो एडीएस है, ये इसका काम क्या है, फंक्शन ऑफ द एडीएस। ये एडीएस आपके बॉडी के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, कहाँ से, नेफ्रॉन के डीसीटी और सीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूबुले एंड कलेक्टिंग ट्यूब से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओनली वाटर को, वाटर के साथ में किसी सोडियम, पोटेशियम या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को ये रीअब्जॉर्ब नहीं करता है, ओनली वाटर को। तो इसका काम क्या है, ओनली H2O reabsorption from DCT and CT when, कब करेगा ये रिएब्जॉर्प्शन का काम, जब आपके ब्लड की या फिर प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड की और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, इट मीन्स इंडिकेट क्या करेगा, ये
जब बॉडी के अंदर वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो प्लाज्मा की या फिर ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर को रीऑब्जर्व करवाने का काम करेगा एडीएच। व्हेन ऑस्मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज। ओके, ऑस्मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन ब्लड की जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सीक्रेशन होगा एडीएच का, और ये एडीएच डीसीटी और सीटी के पास में जाके वाटर को रीऑब्जर्व करवा के क्या करेगा, इस कंसंट्रेशन को वापस फिर से नॉर्मल करेगा। कैसे काम करेगा, क्या होगा, इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस का प्रोडक्शन या फिर सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एडीएस प्रोडक्शन। और ये एडीएस कहाँ पे जाएगा, किडनी के पास में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन वाले पार्ट में, नेफ्रॉन के डीसीटी और सीटी वाले पार्ट पे जाके ये क्या करवाएगा, इंक्रीज H2O रीअब्जॉर्प्शन। जो वाटर, जो पानी, जो H2O यूरिन के साथ में एक्सक्रिएट आउट हो रहा था, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब स्टार्ट करेगा, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा, और ये जो कंसंट्रेशन लेवल है इसको वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। तो ये काम होता है किसका, एडीएस का, जिसका कि सिंथेसिस होता है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, जबकि स्टोरेज और सीक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा था, वो था आपका ऑक्सीटोसिन। ओके, तो वो एडीएस की बात करें तो वो तो हो गया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से। नेक्स्ट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वो है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। ओके, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे सिंथेसिस होता है किसका, ऑक्सीटोसिन का। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में सिंथेसिस किसका होगा, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन। किसका सिंथेसिस होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। इट मीन्स कि जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा और इसका सीक्रेशन स्टार्ट होगा। इसके फंक्शन की बात करें, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अदर नाम भी आपको याद रखने हैं, इसको लव हार्मोन या फिर कडल हार्मोन भी बोला जाता है। ओके, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन एंड कडल हार्मोन। फिर बात करें कि ये जो फंक्शन है इसके ऑक्सीटोसिन के, इसका फंक्शन क्या है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, अपन ने पहले पढ़ा था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ने क्या करवाया था, ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर मिल्क को फॉर्मेशन करवाया था, यानी कि गैलेक्टोपोइसिस अपन ने बोला था। मिल्क फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्टोपोइसिस। तो मिल्क का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन कैसे होगा, जब ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, और ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, ये ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन। तो फंक्शन की बात करें तो क्या करवाएगा, ये मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन by contraction of myoepithelial cells of breast। ब्रेस्ट की मायोएपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन करवा के जो मिल्क है उसको इजेक्शन करवाएगा, और इसी को बोलते हैं अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस। इसी को क्या बोला जाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस। लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस, इसी को बोला जाता है। तो फर्स्ट काम तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन तो इसका हो गया मिल्क को इजेक्शन करवाने का। नेक्स्ट क्या काम करवाएगा, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना। जब डिलीवरी बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ में मैच्योर हो जाएगा तब आपका क्या सीक्रेट होगा यहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन
कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूटेराइन मसल्स के अंदर, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो फीटस है वो एक्सपेल आउट होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रू द वेजाइनल वे। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या हो गया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। किस में हेल्प करेगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा के बेबी की डिलीवरी में हेल्प करेगा। ओके, तो ये इसके फंक्शन हो गए किसके, ऑक्सीटोसिन के। चलिए उसके बाद में डिजीज पोर्शन की बात करें। डिजीज पोर्शन में तो ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होने से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है और डिक्रीज होने से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, उसको तो आप डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, जब ओबीजी पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर दूसरा हार्मोन अपन ने पढ़ा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से, एडीएसए या फिर आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, उसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज होगी उसको अपन पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। डिजीज पोर्शन कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये किससे रिलेटेड है, एडीएच से। और डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा, जब एडीएस का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल डिक्रीज होगा तो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट एडीएस, हेंस द किडनी मेक ए लॉट ऑफ यूरिन। जब एडीएस का सीक्रेशन डिक्रीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो किडनी से वाटर को रीऑब्जर्व करने के लिए कोई एडीएस नहीं आएगा, और जब वाटर रीऑब्जर्व नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा जो वाटर है एक्सक्रिएट आउट होगा थ्रू द यूरिन, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, जिसको बोलेंगे अपन पॉलीयूरिया। ओके, तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर आपको क्या दिखेगा, पॉलीयूरिया। और जब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो डिहाइड्रेशन होगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको बोलेंगे अपन पॉलीडिप्सिया। तो क्या होगा, पॉलीडिप्सिया। इस कंडीशन को अपन ने क्या बोला, डायबिटीज इंसिपिडस। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एडीएस का लेवल डिक्रीज हो गया ड्यू टू द डिक्रीज एडीएच लेवल। ओके, चलिए तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि डायबिटीज इंसिपिडस किसको बोलेंगे, डेफिनेशन की बात करें तो ए कंडीशन करेक्टराइज बाय पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया ड्यू टू इन डेफिशिएंसी ऑफ द एडीएस हार्मोन। यहाँ तो एडीएस हार्मोन की डेफिशिएंसी है, या फिर एक और अदर कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन ही है कि जो एडीएस का सीक्रेशन तो पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नॉर्मल हो रहा है, लेकिन जहाँ पे जाके नेफ्रॉन वाले पार्ट पे इसको जाके एक्ट करना था वहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर नहीं है। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी भी हार्मोन को किसी भी सेल पे एक्ट करने के लिए सेल के पास में उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर का होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन का लेवल नॉर्मल होते हुए भी वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो दो कंडीशन हो सकती है। इट इज़ ए कंडीशन, डेफिनेशन की बात करें तो उसको लिखेंगे अपन, इट इज़ ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन characterized by polyuria polydipsia due to deficiency of antidiuretic हार्मोन। यहाँ तो डेफिशिएंसी है किसकी, एडीएस की, और ब्लॉक एडीएच रिसेप्टर ऑफ रीनल ट्यूबुल्स, या फिर इसको बोलेंगे अपन नेफ्रॉन। क्या हो गया है, या तो आप डेफिशिएंसी हो गई है किसकी, एडीएस की, एडीएस बन ही नहीं रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, या फिर एडीएस तो नॉर्मल है लेकिन एडीएस के जो रिसेप्टर होने चाहिए कहाँ पे, नेफ्रॉन के ऊपर, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये दो कंडीशन हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। ओके, इसके बाद में अगर बात करें कि जो ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है इसको अपन कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़ इंसिपिडस। चलिए अगर टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो डायबिटीज़ इंसिपिडस को अपन तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसको बोलेंगे अपन सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके,
सेकेंड वन इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस एंड थर्ड वन इज डेस्पोजेनिक या फिर साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसको क्या बोलते हैं? डेस्पोजेनिक, डेस्पोजेनिक या फिर साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। थर्ड वन इज साइकोजेनिक। ओके, फर्स्ट बात करें कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होगा। तो अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रॉब्लम कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ट्यूमर हो, उसकी वजह से सिंथेसिस या फिर जो एडीएस है वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा हो, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि वो एडीएस को स्टोर नहीं कर पा रही है या फिर एडीएस को रिलीज नहीं कर पा रही है। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे, अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एडीएस की, यानी कि एडीएस बन ही नहीं रहा है, सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इट मीन्स प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और उसकी वजह से क्या है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। उसकी वजह से एडीएस हार्मोन की क्या है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट वन टाइप इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक का मतलब यहाँ पे जो एडीएस की डेफिशिएंसी किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन नेफ्रोजेनिक में क्या होगा, एडीएच जो है प्रोडक्शन सिंथेसिस नॉर्मल हो रहा है हाइपोथैलेमस के अंदर। ओके, स्टोर भी नॉर्मली हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, सीक्रेट भी नॉर्मली हो रहा है, यानी कि वहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ एडीएस जाके नेफ्रॉन के ऊपर, जिस रिसेप्टर के ऊपर इसको एक्ट करना चाहिए था, वो रिसेप्टर क्या हो रखे हैं, ब्लॉक हो रखे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके, और उसकी वजह से एडीएस प्रॉपर एक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को डायूरिया हो, डिसयूरिया हो या फिर पॉलीडिप्सिया हो, तो इसको बोलेंगे अपन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच प्रोडक्शन इज adequate but ADH receptor block due to किडनी डिजीज। किसी भी किडनी डिजीज की वजह से एडीएस के जो रिसेप्टर है वो क्या हो रखे हैं, ब्लॉक हो रखे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि पेशेंट को क्या हो गया, ये जो रिसेप्टर ब्लॉक कहाँ पे हो गए, डीसीटी और सीटी के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे पेशेंट को क्या हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर के डायरेटिक फेज के अंदर या फिर डायरेटिक स्टेज के अंदर। लेटर स्टेज में तो पेशेंट को एनीयूरिया होता है, ओके, लेकिन इनिशियल स्टेज में एक्यूट में क्या होता है, डायरेटिक स्टेज होता है, जिसमें पेशेंट में एडीएस काम करना बंद कर देता है और डीसीटी और सीटी के ऊपर, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है इनिशियल स्टेज में। ओके, तो इस तरीके से अगर रिसेप्टर ने काम करना बंद किया और उस वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया है, तो क्या कंडीशन होगी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट टाइप क्या है, डेस्पोजेनिक या फिर साइकोजेनिक। पेशेंट में कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन किसी साइकेट्रिक कंडीशन से अबनॉर्मल बिहेवियर है और पेशेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, तो डेफिनेटली उसका यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ओके, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, डेस्पोजेनिक या फिर साइकोजेनिक। ड्यू टू abnormal behavior, person consume large amount of water। किसी साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीता है और डेफिनेटली जब इंटेक ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। एग्जांपल आपको जैसे कि सीजोफ्रेनिया का पेशेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है कभी, जैसे कि सीजोफ्रेनिया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डेस्पोजेनिक। तो ये तो हो गया डायबिटीज इंसिपिडस के टाइप, कौन से, सेंट्रल जिसमें
प्रॉब्लम कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, नेफ्रोजेनिक एंड डेस्पोजेनिक। नेक्स्ट वन, अगर किसी पर्सन को क्या है डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसके अंदर साइन और सिम्टम्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। तो डेफिनेटली जब एडीएच नहीं है, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया है तो पॉलीडिप्सिया। ओके, पॉलीडिप्सिया है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। फ्लूइड लॉस है तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। एंड अदर वन इज डिहाइड्रेशन, और क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ओके, और जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि ब्लड की ऑस्मोलरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज osmolarity and increase specific gravity of blood, ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें कि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया है, डिहाइड्रेशन है, तो वीकनेस देखने को मिलेगी, मस्कुलर पेन होगा, टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के अंदर, हाइपोवोलेमिया के अंदर साइन और सिम्टम्स में क्या आएगा, टैकीकार्डिया। तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस, मसल पेन, टैकीकार्डिया, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, ये सब साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप असेस करेंगे उस पेशेंट के यूरिन को जिसके अंदर क्या है डायबिटीज इंसिपिडस, तो यूरिन में आपको देखने को मिलेगा कि डाइल्यूटेड यूरिन होगा, उसमें वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो यूरिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइल्यूट यूरिन, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन होगा, उसमें वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। यूरिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोलरिटी भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑस्मोलरिटी। ये सब साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे यूरिन के अंदर, और ये सब साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ओके, तो ये तो साइन और सिम्टम्स हो गए किसके, डायबिटीज़ इंसिपिडस के। अब आपको डायग्नोस करना है डायबिटीज़ इंसिपिडस को, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि उसको पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के साइन है या फिर नहीं है। तो डायग्नोस करने के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद में आपको करना है वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। एट टू 10 आवर्स तक पेशेंट को क्या रखना है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट कैसे करेंगे आप, पेशेंट को 8 टू 10 आवर्स तक पेशेंट को क्या रखना है आपको, एनपीयू। और जब 8 टू 10 आवर्स तक पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं, फिर भी पेशेंट का वही यूरिन आउटपुट यानी कि पॉलीयूरिया पेशेंट को परसिस्ट है, कंटिन्यू है, और जब पॉलीयूरिया होगा पेशेंट को तो पेशेंट का वेट लॉस होगा, देन आपको वेट असेस करना, देन आफ्टर 8 से 10 घंटे बाद एनपीयू रखने के बाद भी पेशेंट का जो वेट लॉस है, देन आफ्टर लॉस 2 to 3% वेट। ओके, एनपीयू रखने के बाद पेशेंट का 2 से 3% वेट लॉस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ये जो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट है ये पॉजिटिव है। ओके, इसको मिलर मोसिस टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सा टेस्ट, मिलर मोसिस टेस्ट भी बोला जाता है। और ये है कंफर्मेटिव टेस्ट, किसका, डायबिटीज इंसिपिडस का।
अगर आपको कन्फर्मेटिव पूछे तो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को 8 to 10 आवर्स तक एनपीओ रखते हैं और वेट लॉस देखते हैं कि 2 से 3% वेट लॉस होता है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है। इसके बाद में आपको देखना है इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह देखेंगे। उसके बाद में ब्लड एनालिसिस करेंगे, ब्लड की ऑस्मोलरिटी देखेंगे। ब्लड एनालिसिस करके ब्लड एनालिसिस करना है और उसमें क्या देखना है आपको, ऑस्मोलरिटी, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ब्लड एनालिसिस, इसमें क्या देखेंगे आप, ऑस्मोलरिटी। नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलरिटी की बात करें तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, एक रेंज की बात करें तो वो होती है 245 से लेके 375 के बीच में। ओके, आइसोटोनिक जिसको बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो ब्लड कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। लेकिन जो ब्लड एनालिसिस करेंगे तो ऑस्मोलरिटी आपको मोर देन 295 देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप ब्लड में एडीएस का लेवल भी देख सकते हैं, ब्लड एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल। पेशेंट का KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी देख सकते हैं कि उसमें यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह कितना है। ओके, और उसके अलावा अगर कहीं ट्यूमर हाइपोथैलेमस के अंदर, पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर की वजह से कोई एबनॉर्मलिटी है तो ब्रेन की सीटी या फिर MRI करवा सकते हैं। ब्रेन सीटी MRI से भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपने डायग्नोस कर लिया। फिर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। उस पेशेंट को मैनेज कैसे करोगे आप, ओके। तो मैनेजमेंट देखने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले उस पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखना है मैनेजमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, और फ्लूइड लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना है। एजुकेट रिगार्डिंग पोचुरल हाइपोटेंशन, उस पेशेंट को पोचुरल हाइपोटेंशन से रिगार्डिंग एजुकेट करना है। पोचुरल हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं अपन, सडनली पेशेंट लाइंग पोजीशन से सडनली पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है और उसका बीपी डिक्रीज हो जाए विद इन 3 मिनट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, पोचुरल हाइपोटेंशन। किसको बोलेंगे अपन, पेशेंट था लाइन पोजीशन में और लाइनिंग पोजीशन से पेशेंट सडन किस पोजीशन में आया, स्टैंडिंग में, यानी कि पेशेंट खड़ा हुआ, और खड़ा होते ही पेशेंट विद इन 3 मिनट, टाइम ड्यूरेशन कितना, 3 मिनट्स, बीपी डिक्रीज हुआ, बीपी डिक्रीज हुआ कितना, सिस्टोलिक मोर देन 20 mm of Hg, ओके, एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 10 mm Hg। उसको क्या बोल दिया अपन ने, पोचुरल हाइपोटेंशन। तो पेशेंट को एजुकेशन देनी है पोचुरल हाइपोटेंशन के रिगार्डिंग कि अगर पेशेंट लाइंग से सडन स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है तो उसको कुछ देर लाइंग से सिटिंग पोजीशन में बैठना है बेड के ऊपर, और उसके बाद में स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, ताकि सडन उसको हाइपोटेंशन के सिम्टम्स नहीं देखने को मिले। उसके बाद में नॉर्मल सलाइन, हाफ सलाइन 0.5% या फिर जिसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर प्लेन वाटर देना है ताकि हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट किया जा सके, ताकि क्या है, हाइपरनेट्रीमिया को आप ट्रीट कर सकें। क्योंकि पेशेंट के अंदर, हाँ, जब देखेंगे आप ADH डिक्रीज होता है तो ओनली वाटर का लॉस होता है, सोडियम रिटेन रह जाता है, तो पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है, ठीक। तो हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे आप, हाफ सलाइन देंगे या फिर प्लेन वाटर देंगे। उसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें तो हाँ, जो डायबिटीज़ का अलग अलग टाइप होगा उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो उसमें क्योंकि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से ADS सिंथेसिस सीक्रेट ही नहीं हो रहा था, तो उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट नेजल स्प्रे आता है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, उस नेजल स्प्रे को यूज़ में लेंगे। DDAVP जिसको 1-amino-8-D-arginine वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ये हीमोफेलिया ए और एनियोरेसिस में भी दिया जाता है। एनियोरेसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एनियोरेसिस, नाइट टाइम बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं, ओके। वेसोप्रेसिन IM भी दे सकते हैं डेल्टोइड मसल्स के अंदर। इस तरीके से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करेंगे आप। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें, ओके, तो ऐसी ड्रग्स देंगे क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है, वहाँ पे नेफ्रॉन के ऊपर जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक हो रखे हैं। तो ऐसी मेडिसिन देनी है जो नेफ्रॉन के ऊपर ADS के लिए जो रिसेप्टर है उसकी एक्शन को इंक्रीज करे, ओके। तो इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर ADS हार्मोन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है थाइजाइड डायरोटिक्स। कौन सी, थाइजाइड, जिसमें क्लोरोथाइजाइड,
ड्रग्स देते हैं। उसके बाद में आप कार्बामेजापाइन भी दे सकते हैं। ये कार्बामेजापाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में, लेकिन इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में भी दिया जाता है। लिथियम कार्बोनेट भी दी जाती है कभी कभी पेशेंट में इस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए। चलिए, और इसके अलावा अगर डेस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, यानी पेशेंट को साइकेट्रिक डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है, तो आप उस पेशेंट को क्या देंगे, साइकोथेरेपी देनी है। उस पेशेंट को क्या देनी है, साइकोथेरेपी देनी है। चलिए, ये तो था डिजीज़ कंडीशन जिसमें क्या हुआ था, एडीएस का लेवल डिक्रीज हुआ था। अगर किसी पर्सन के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वो कंडीशन कहलाती है आपकी CART, SIADH, CART, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट मीन्स कि एडीएस यहाँ पे क्या हो रहा है, इनएप्रोप्रिएट मीन्स एडीएस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ एडीएस इन ब्लड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीएस का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द एडीएस इन द ब्लड। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि एडीएस का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो वाटर को बहुत ज़्यादा रिटेन करेगा, लेकिन वाटर के साथ में सोडियम को नहीं करेगा। ओके, तो सोडियम लेवल तो यूरिन के अंदर ऐसे ही जाता रहेगा, तो पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा। पेशेंट के अंदर क्या होगा, सोडियम डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लूइड को रिटेन कर रहा है, सोडियम को नहीं। जब फ्लूइड ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली तो सोडियम डिक्रीज होगा, तो पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होगा, इसलिए पेशेंट के अंदर इडीमा देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से पेशेंट में क्या होता है, इंक्रीज सोडियम लेवल इन यूरिन, नॉट इन ब्लड, इन यूरिन, इसलिए पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम कम होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। और इस हाइपोनेट्रीमिया के कारण पेशेंट के अंदर इडीमा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो और इडीमा नहीं हो, ऐसा चांसेस ओनली इस CART सिंड्रोम में भी होता है, CART सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। चलिए, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ द एडीएस इन ब्लड, बहुत ज़्यादा एडीएस का सीक्रेशन होगा ब्लड के अंदर, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, एडीएस से जाके कहाँ पे काम करेगा, नेफ्रॉन पे, और वहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। ओके, और जब वाटर का रिटेंशन इंक्रीज होगा तो हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरवोलेमिया होगा तो इनिशियल पीरियड में क्या होगा, हाइपरटेंशन पेशेंट में। ओके, हाइपरटेंशन, और जब हाइपरवोलेमिया होगा तो डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा लिक्विड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड, बहुत ज़्यादा पानी होगा ब्लड के अंदर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, और ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड लिक्विड बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत कम होगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलरिटी दोनों डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ में जब उस पेशेंट में यूरिन को असेस करोगे आप, तो यूरिन के अंदर आपको डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि एडीएस सारे वाटर को तो रीअब्जॉर्ब कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है, इसलिए यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, इंक्रीज ऑस्मोलरिटी, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि यूरिन की कंसंट्रेशन जितना थोड़ा अमाउंट में माइल्ड जो यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, कम यूरिन होगा, ओलिगोयूरिया होगा, उसका यूरिन कंसंट्रेशन यानी कि बहुत गाढ़ा यूरिन होगा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसी यूरिन की क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, किस कॉजेज़ के कारण क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एडीएस का सीक्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, इन्फेक्शन है, सीएनएस इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से एडीएस का सीक्रेशन इंक्रीज हो सकता है। एक्टोपिक सोर्सेज की बात करें तो ऐसे कौन से कॉज है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है, अदर बॉडी ऑर्गन की वजह से एडीएस का सीक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्टोपिक सोर्सेज। तो एक्टोपिक सोर्सेज में कल सिटीज की सेल ट्यूमर, आपको ये स्पेसिफिक याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कल सिटीज की सेल ट्यूमर या फिर कार्सिनोइड सिंड्रोम, ये क्या होते हैं, कल सिटीज की सेल ट्यूमर, या फिर इसको बोलते हैं एंटेरोक्रोमोफियन सेल, ए टाइप ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल और न्यूरो एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन जीआईटी ट्रैक्ट, ऑल्सो प्रेजेंट इन लंग्स। यहाँ तो जीआईटी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर एक स्पेसिफिक ट्यूमर जिसको बोलते हैं कल सिटीज की सेल ट्यूमर या फिर कार्सिनोइड सिंड्रोम। ये क्या करता है ट्यूमर, लाइक आपके पिट्यूटरी की तरह काम करता है और एडीएस को सीक्रेट करवाता है, एडीएस का सीक्रेशन करता है। तो अदर बॉडी पार्ट से जब एडीएस का सीक्रेशन होगा और पिट्यूटरी से भी एडीएस का सीक्रेशन होगा, तो जो एडीएस का लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एडीएस इंक्रीज होगा तो वाटर रिटेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेल कार्सिनोमा लंग्स का, ये भी क्या करता है, एडीएस को इंक्रीज करता है। ओके, एडीएस इंक्रीज होगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी है जो एडीएस के लेवल को इंक्रीज करती है।
ओके, उससे ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में कौन सी है, विनक्रिस्टिन है, क्लोरप्रोमाजाइन है, हेलोपेरिडोल है, ये सब ड्रग्स क्या करती है, एडीएस के लेवल को इंक्रीज करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि जो डीमाइलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक डिजीज होती है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ होती है वो धीरे धीरे रिमूव होती जाती है, हटती जाती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें भी एडीएस का लेवल इंक्रीज होता है। डीमाइलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी आपको एडीएस का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर आपको करना है डायग्नोस। तो डायग्नोस कैसे करेंगे, फर्स्टली आप क्या देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, क्योंकि जब आप वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा तो कंपेरेटिवली जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। ओके, तो डायग्नोसिस के लिए आप क्या करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। स्पेसिफिक आपको क्या देखना है, सोडियम, और सोडियम आपको दिखेगा हाइपोनेट्रीमिया। और आप क्या देखेंगे, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, और ये ऑस्मोलैरिटी लेस देन 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कब डिक्रीज हो जाएगी, अगर मोर देन 295 है तो वो तो आपको दिख रही थी डायबिटीज इंसिपिडस में, अगर लेस देन 275 है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को क्या है, सीआर यानी कि जो एडीएस का लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है। इसके अलावा आप सीरम एडीएच लेवल भी देख सकते हैं। ओके, सीरम एडीएस का नॉर्मल लेवल की बात करें तो वो होता है 0 से लेके 5.9 पिकोग्राम पर एमएल। ओके, एडीएस का लेवल 5.9 से ज़्यादा है तो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट में एडीएस का सीक्रेशन है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। देन आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट देखेंगे कि अगर पेशेंट में एडीएस का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसको मैनेज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया, पहले पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया आपके जो सोडियम है बॉडी के अंदर वो जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मैनेज करके रखता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करना है, क्योंकि फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा एक्सेस है लेकिन कंपेरेटिवली पेशेंट के अंदर सोडियम डिक्रीज हो जाता है। तो पहले पेशेंट में आपको करना है हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट। कैसे करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए 3% नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन चलाना है। ओके, 3% NaCl इन्फ्यूजन प्लस एक्स्ट्रा साल्ट। क्या देंगे पेशेंट को, एक्स्ट्रा साल्ट देंगे, या फिर एक टेबलेट आती है टोलवाप्टिन। ओके, ये टेबलेट देंगे पेशेंट अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट कर दिया। उसके बाद में डायरेटिक फॉर द हाइपरवोलेमिया, अगर हाइपरवोलेमिया है तो डायरेटिक देंगे लेसिक्स वगैरह, ताकि जितना एक्सेस फ्लूइड है वो क्या हो जाए, रिमूव आउट हो जाए। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए डेमिक्लोसाइक्लिन ब्लॉक एडीएस रिसेप्टर। ये क्या करती है, एडीएस के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और जब एडीएस का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे जाके एडीएस काम नहीं करेगा, जब एडीएस काम नहीं करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कि डेमिक्लोसाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक डेरिवेशन बाय द टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन से लिया गया एक एंटीबायोटिक डेरिवेटिव है, और ये क्या करेगा, ब्लॉक एडीएस रिसेप्टर। ओके, ये एडीएस के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो डिक्रीज एडीएस एक्शन एंड डिक्रीज रिटेंशन ऑफ H2O। वाटर का रिटेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने मेडिकल मैनेजमेंट कर लिया। तो ये सारी कंडीशन हो गई कौन सी, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की। तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड में अंटेरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो कंप्लीट पढ़ लिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो पढ़ लिया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स की अबनॉर्मलिटीज उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है वो पढ़ लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिट्यूटरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।